नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 5 शहर 5 खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सबसे पहले बात होगी दिल्ली लूट की, जहां पर एक बार फिर से दिल्ली में लूट से दहशत का माहौल बन गया है और सियासत भी शुरू हो गई है। फिर बात भोपाल की करेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी की, जहां पोस्टर वॉर की सियासत शुरू हो गई है। आपको सीएम धामी की बैठक के बारे में भी बताएंगे और आखिर में आपको पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 5 शहर 5 खबर। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में जहां लगातार यातायात जारी है, वहीं दिन दहाड़े लुटेरों ने एक कार सवार से लूटपाट कर डाली। अब जाकर इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल 24 जून को दिन दहाड़े लुटेरों ने बीच सड़क पर कार सवार से 1.5 से 2 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में अब राजधानी दिल्ली की सियासत गरमा गई है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को घेरा है। केजरीवाल ने ट्विटर पर कथित घटना का वीडियो साझा करते हुए एलजी से इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय सरकार को सौंप दी जानी चाहिए। तो दिल्ली में एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा मांग लिया है एलजी वीके सक्सेना से और कहा है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को दे दी चाहिए, ना कि केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय के पास रहे। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन केजरीवाल चाहते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधीन हो, दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अधीन हो। इसी को लेकर वीके सक्सेना से इस्तीफे की मांग की है। दरअसल दिल्ली में सरेआम लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, बाइक सवार आते हैं और कार में दिन दहाड़े बैग छीन के, सामान छीन के लूट के फरार हो जाते हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने जबरदस्त घेरा है केंद्र सरकार को, एलजी वीके सक्सेना को। तो बीच सड़क पर गाड़ी रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। एलजी वीके सक्सेना से इस्तीफा मांगा गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। दिल्ली में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं और इसी को लेकर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं बदमाश। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के न्यूज रूम से। नितिन, क्या है पूरी खबर? एक बार फिर से सियासी तकरार देखने को मिल रही है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। देखिए शिवम, बिल्कुल दिल्ली की राजधानी में जो है आए दिन बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो है बदमाशों ने जो एक कार चालक से जो है 2 लाख रुपए जो है लूट लिए थे। बता दें कि 4 बदमाश मोटरसाइकिल से आए थे। जो है 2 बदमाश अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठे, 2 बदमाशों ने जो है पिस्टल लगा के जो है कारोबारी से जो है 2 लाख रुपए की लूट कर ली थी। लेकिन उसके बाद जो सियासत है वो काफी गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर आज एलजी से अपना इस्तीफा मांग लिया। कहा कि एलजी इस्तीफा दें, आखिरकार जो कानून व्यवस्था उनके हाथों में नहीं थम रही है। आखिरकार केजरीवाल सरकार के हाथ में यह व्यवस्था होती है तो उसको देखते हुए जो लूट और जो दिल्ली पुलिस है वो क्योंकि केंद्र शासन के अंदर आती है, तो उसको देखते हुए इसमें जो सियासत है काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ आज इस्तीफा मांगा, क्योंकि आए दिन जो बड़ी बड़ी घटनाएं दिल्ली के अंदर होते हुए वो तुरंत ही जो है एलजी को निशाने साधते हैं और कहते हैं कि इस तरीके की घटना जब एलजी जो है अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि बदमाश जो आए दिन बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उसको देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से नाकाम रहती है। और पुलिस जो है पूरी तरीके से, जिस तरीके से जो है मैं प्रगति मैदान के पास में लाल किला और सुप्रीम कोर्ट वहां पर है, जहां पुलिस दिन रात जो है चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखते हैं, लेकिन आखिरकार इस तरीके से जो बदमाश आते हैं बंदूक की नोक पे जो है पैसे छीन के जो है कारोबारी से लूट के जो है फरार हो जाते हैं, तो उसको देखते ही पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम नजर आता है। जी ठीक है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तकरार चल रही है और भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली कोई पहला केंद्र शासित प्रदेश नहीं है नितिन। तो केंद्र शासित प्रदेशों में ये संविधान में है कि जो लॉ एंड ऑर्डर होगा वो केंद्र सरकार का होगा, गृह मंत्रालय का होगा। तो दिल्ली सरकार क्यों बार बार दखलंदाजी करती है, ये सब नियम कानून जानते हुए भी
कि एक यूनियन टेरिटरी के अंदर राज्य सरकार के हक में बहुत सारी चीजें नहीं होती, केंद्र का पूरा हस्तक्षेप रहता है इसमें, तभी एलजी को अपॉइंट किया जाता है। देखिए बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से आपने बताया कि क्योंकि केंद्र के हाथ में स्थापित करती है, क्योंकि आज जो है दिल्ली सरकार की बात किया, क्योंकि पहले जो अध्यादेश लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अध्यादेश को लागू कर दिया था उस समय की आगे दिल्ली पुलिस जो है अब जो है केजरीवाल सरकार के हाथ में होगी। लेकिन उसके बाद जब अध्यादेश दोबारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया कि एलजी की जो स्थापेक्ष है इसमें लाने लगते हैं, तो उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरीके की जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं तो इस घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से नाकाम रहती है। उनका कहना है कि आखिरकार प्रदेश के हाथ में दिल्ली पुलिस की कमान आए और पुलिस जो है पूरी तरीके से जो चौक चौबंद रहे दिल्ली को देखते हो, क्योंकि सरकार पे बार बार हमले बोले जाते हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार की जो है दिल्ली के अंदर है, तो उसको देखते हुए केजरीवाल ने जो है साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी में भी तंज करा और केंद्र पे जो है पहले से वो तंज कसते हुए नजर आए, क्योंकि जब अध्यादेश लागू किया गया था तो उसको देखते हुए अध्यादेश को लाने के लिए वो एकजुट होने का प्रयास भी किया था। उन्होंने एक रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली भी की थी उस समय पे कि अध्यादेश लाया गया, लेकिन उस तरीके से कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। दिल्ली के अंदर आए दिन जो है बड़ी बड़ी घटनाओं को बदमाश अंजाम देते हैं, जहां दिल्ली पुलिस जो है तमाम मामलों को देखने में जो है पूरी तरीके से नाकाम रहती है। तो उसको देखते हुए आज अरविंद केजरीवाल ने खुद दिल्ली के एलजी जो है बीके सक्सेना उनसे इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि आखिरकार जब उन पर दिल्ली नहीं सिमल रही है और केंद्र में जो है प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन गृह मंत्रालय की तरफ से उनको नहीं दिया जा रहा था, उसको देखते हुए पूरी तरीके से नाकाम दिल्ली पुलिस को उन्होंने तंज कसा और कहा कि आखिरकार तुम पे जब इस्तीफा दें और उस तरीके की जो आपकी घटनाएं होती है उस घटना को पूरी तरीके से रोकथाम करने के लिए क्या दिल्ली सरकार खड़ी है। तो उस तरीके को देखने में जो है साफ तौर पे आज दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने जो है बीके सिंह जो दिल्ली एलजी है दिल्ली के, उनसे इस्तीफे की मांग की है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम सारी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में साल के आखिरी में चुनाव होने और ऐसे में भोपाल में इन दिनों पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले कमलनाथ की एक पोस्टर कमलनाथ का लगा था और अब कांग्रेस सब कार्यालय के बाहर सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक और पोस्टर लग गया है, जिसमें सीएम शिवराज का नाम कैश राज बताया जा रहा है। पोस्टर पर क्यूआर कोड भी है, जिसे स्कैन करने पर शिवराज सिंह चौहान का फोटो दिखाई पड़ता है। बता दें कि पोस्टर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान की तरफ से लगवाया गया है। इसके साथ ही जिन घोटालों के आरोप सीएम शिवराज पर लगे हैं उनको इसमें दर्शाया गया भी है। राजेश आर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। राजेश, से कोई पोस्टर पॉलिटिक्स नहीं है मध्य प्रदेश में। जब साल 2018 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहा गया था, पोस्टर लगा के मिस्टर बंटाधार, और अब कैशराज कहा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान को, कमलनाथ को कुछ और कहा जा रहा है। तो इस पोस्टर पॉलिटिक्स के मायने क्या हैं और इससे कितना किससे सियासी नफा है, कितना किसको नुकसान है, बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है कि अब जो चरम सीमा पर है, जिस तरीके से 2023 के आगामी चुनाव आने वाले हैं, वहीं इससे पहले जो कि पीसीसी चीफ कमलनाथ का पोस्टर लगाया गया था और उनका नाम से वांटेड भी लगाया था, उनका भी क्यूआर कोड लगाया गया था, जिसमें उनकी 15 महीने की सरकार का कई भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए थे। वहीं अभी हम बात करें कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने उनके प्रदेश प्रवक्ता द्वारा केश राज नाम से पोस्टर लगाया गया, जिसमें क्यूआर कोड है और जिसको आप स्कैन करोगे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो निकलकर सामने आता है। तो इसे साफ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पोस्टर बार की राजनीति जो है मध्य प्रदेश में अब देखने को मिल रही है। वहीं जो है कमलनाथ का बयान जो सामने आया, वहीं कमलनाथ ने पोस्टर राजनीति को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने थर्ड पार्टी से इसकी शुरुआत की थी, अब आपस में हमारे लोग कर रहे हैं तो हम उनको कहाँ तक रोक सकते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने इसको निंदनीय बताया। उन्होंने बोला कि वो तो निम्न स्तर की राजनीति है, जिस तरीके से राजनीति हो रही है। अभी हम बात करते हैं कि जिस तरीके से आगामी चुनाव आ रहे हैं और जिसको देखकर के लगातार जो पोस्टरबाजी चल रही है, हालांकि दोनों ही पार्टियों में आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी है। इससे पहले ठीक है राजेश, नजर बना रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी की बैठक हुई जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा की गई। और इस बैठक में खास चर्चा
आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर की गई। बैठक की अध्यक्षता सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने की। समाजवादी पार्टी की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने इस दौरान आपसी गुटबाजी को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के पेंच कसे और चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो आजमगढ़ सीट को लेकर खास चर्चा की है, खास महत्वपूर्ण बैठक की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुटबाजी को लेकर अखिलेश ने तंज कसा। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक काफी खास, काफी अहम मानी जा रही है। अखिलेश यादव ने ये बैठक की है। कुछ खास रहा इस बैठक में, उस बैठक के क्या मायने निकाले जाए? आशीष हमारे से जुड़ गए। आशीष, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में और कैसे इसके मायने निकाले जाएं लोकसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं वो लगातार बैठक के जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या समाजवादी की बात कर ले या भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टियां 2024 चुनाव को लेकर के लगातार तैयारी करती दिखाई दे रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज सबसे अहम बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक 2024 चुनाव को लेकर के थी, क्योंकि आजमगढ़ के सभी समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो इस बैठक में मौजूद है। इसलिए 24 के चुनाव को लेकर के अभी जिस तरीके से समय है और समय रहते जिस तरीके से तैयारियां समाजवादी पार्टी कर रही है उसको लेकर के मंथन किया गया है। क्योंकि जमीनी हकीकत जानना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले के दूसरे भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो 2014 की बात कर ले, 2017 की बात कर ले, 2022 की, सभी चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार देखने को मिली है। ऐसे में अब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार तैयारी कर रहे हैं। देखिए आजमगढ़ अगर बात की जाए, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है और ऐसे में आजमगढ़ सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे या नरेश उत्तम, इसी सभी पे मंथन भी किया जा रहा है। हालांकि आज ये बैठक की गई है और बैठक में सभी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या पदाधिकारी उनको सभी आजमगढ़ आशीष गढ़ माना जाता था, अब नहीं माना जाता। देखिए आजमगढ़ क्योंकि अखिलेश यादव की जब सीट खाली होने के बाद उपचुनाव हुए थे तो आजमगढ़ सीट जो थी वो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की खेमे में। ऐसे में देखिए समाजवादी पार्टी हर सीटों पर वापस लेने की कवायदें पेश कर रही है। आजमगढ़ की आज ये बैठक इसलिए बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सभी गढ़ आजमगढ़ कहा जाता था वो अब समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी उन सभी सीटों को वापस लेने की कवायदें पेश कर रही है। यही वजह है कि जो लगातार 2024 से जो चुनाव है और बैठकें जो देखने को मिल रही है, अब तैयारियां जिस तरीके से हर एक बूथ स्तर हो, चाहे वो पार्टी के जो पदाधिकारी हो, सभी को कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो जमीनी हकीकत जाने कि समाजवादी पार्टी की क्या जमीनी हकीकत है, किस तरीके से 2024 के चुनाव के कौन कौन से ऐसे जो मुद्दे उठाए गए जिससे समाजवादी पार्टी की जीत हासिल होती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ सपा की तैयारी क्या है? क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया समाजवादी पार्टी का, आने वाले पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो क्या उससे कुछ सबक लेके कोई नई रणनीति दिख रही है इस बार समाजवादी पार्टी में? इस बार फिर क्लीन बोल्ड होने का इरादा है? नई रणनीति बनाती दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। यही वजह है कि हर एक जिले के ये कहा जा सकता है कि जो छोटे से छोटे समाजवादी पार्टी के नेता उन सभी के साथ में समाजवादी पार्टी बैठक कर रही है। ऐसे में देखिए नगर निकाय का चुनाव हुआ था, नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हार हुई है उसके बाद से समाजवादी पार्टी हर एक मुद्दे को देख रही है, हर एक
छोटी सी छोटी चीजें, जो बारीकी चीजें होती है उसको देख रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर का जो पहले का जो कलेश था, जो पार्टी के अंदर गुटबाजी चला करती थी, उसको भी खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बैठकें कर रहे हैं कि वो जो मतभेद पार्टी के बीच के अंदर का जो बना हुआ था उसको खत्म किया जाए, ताकि जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में जाकर के जो जनताओं की जो समस्या है, जो जनताओं के मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लाया जाए और उन मुद्दे के साथ 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है वो लड़ा जाए। फिलहाल बैठक जो रही है, आज बैठक में सिर्फ ये निर्णय लिया गया है कि आजमगढ़ में किस तरीके का समीकरण है, क्या जनता के क्या रुख रहता है, इन सभी मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जनता के बीच में जाए, उनकी समस्याओं का समस्या क्या क्या है उनको लेकर के पार्टी के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपे, ताकि 2024 के जो चुनाव होंगे उस चुनाव के मद्देनजर पार्टी किसको वहां से चुनाव लड़ाती है, इस पर भी मंथन किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार के सीसीआर में कावड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कावड़ मेला पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ेगा। मेले को सुगम और सरल बनाया जाएगा। मेले के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो समय बचा है उस पर सभी विभाग काम करेंगे। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है कावड़ मेले को लेकर। उन्होंने कहा कि पिछले साल के रिकॉर्ड को इस साल तोड़ा जाएगा। मेले को लेकर कोई कमी अधूरी नहीं है, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सारी कमियां पूरी हैं और मेले को लेकर ज़बरदस्त उत्साह भी है शिव भक्तों में। तो कावड़ मेले को लेकर तैयारियां पूरी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले साल के रिकॉर्ड को इस बार तोड़ा जाएगा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो कावड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और कहा है कि कावड़ मेले को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो कावड़ी आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। रूट डाइवर्ट किए जाएंगे, वाहनों की लंबी कतारें ना लगें, जाम ना लगें, लोग जाम में ना फंसें, उसके लिए भी अलग से यातायात विभाग को निर्देश दिए गए हैं। यानी कि कावड़ यात्रा को लेकर तमाम सारी जो तैयारियां थीं वो पूरी की गई हैं। साथ ही कावड़ियों की हर एक महत्वपूर्ण सुविधा का ख्याल भी रखा जाएगा। ये बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनिश्चित की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है कावड़ मेले को लेकर। कावड़ यात्रियों की किसी प्रकार की कोई ना कोई तकलीफ नहीं होगी। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी मजबूत करने की बात कही गई है। पिछले साल के रिकॉर्ड टूटेंगे, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है कावड़ मेले को लेकर।
पीएम मोदी मंगलवार को मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां भोपाल में पीएम मोदी का रोड शो होने वाला था, लेकिन उसे बारिश की आशंका के चलते स्थगित कर दिया गया। ये रोड शो 500 मीटर का था। पीएम मोदी के अब भोपाल में ही 2 कार्यक्रम होंगे। पहला, वंदे भारत ट्रेन को रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे पीएम, जबकि दूसरा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बूथ लेवल के प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। इसके बाद मोदी शहडोल जाएंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मंगलवार को एमपी दौरे पर पीएम है और भोपाल में उनका जो रोड शो होने वाला था 500 मीटर का, वो रद्द हो गया बारिश की आशंका के चलते। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कल का दिन यानी कि मंगलवार के दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश को कल वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलेगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री भी जाएंगे और प्रधानमंत्री वहां पर जाके हरी झंडी दिखाएंगे इन वंदे भारत एक्सप्रेस को। तरुण जुड़ गया हमारे साथ, हमारे संवाददाता तरुण ब्यूरो चीफ हमारे जुड़ गए हैं। तरुण, क्या अपडेट? कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं भोपाल में? तो भोपाल में जो है प्रधानमंत्री का दौरा है 27 जून मंगलवार को। यहाँ पर जो है जिला प्रशासन और राज्य सरकार जो है बराबर तैयारियों में जुड़ी हुई है। काफी जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर लगभग जो है 40 आईपीएस अधिकारी और 100 से ज्यादा एडिशनल एसपी और 8000 पुलिस बल को जो है सुरक्षा हेतु तैनात किया गया है यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन स्तर पे भी प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ है। शासन प्रशासन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो है कल भोपाल आएंगे और लाल परेड ग्राउंड स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जो है 3000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे। उस संबोधन के दौरान जो है 10 लाख बूथ स्तर के बीजेपी कार्यकर्ता वर्चुअली उनके साथ जुड़ेंगे उस कार्यक्रम के दौरान। साथ ही प्रधानमंत्री का भोपाल से शहडोल का जो दौरा था, तो खराब मौसम के कारण जो है उस दौरे को अभी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये सूचना दी गई है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये सूचना दी गई है कि प्रधानमंत्री का जो शहडोल दौरा था भोपाल से रद्द कर दिया गया है। भोपाल में ही नरेंद्र मोदी यहाँ पे एक कार्यक्रम को संबोधन करेंगे और भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भोपाल में सबसे पहला कार्यक्रम उनका जो होगा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल से इंदौर के बीच ये ट्रेन जो है चलने वाली है, जिसको नरेंद्र मोदी जो है हरी झंडी दिखाएंगे। जी शुभम। तो कल एक ही ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखाना है प्रधानमंत्री को, भोपाल से इंदौर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस? जी, दो ट्रेनों का उद्घाटन के लिए इनको आना था। हाँ। जबलपुर से भोपाल चलने के बीच जबलपुर से भोपाल एक ट्रेन चलना था और इंदौर से भोपाल एक ट्रेन चलना था। 2 ट्रेन जो है वंदे भारत, उन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने आ रहे थे, लेकिन खराब मौसम के कारण जो है भोपाल के अलावा जो दूसरी जगह के दौरे उनके थे और भोपाल में जो तो इंदौर से भोपाल के लिए एक स्पेसिफिक एक अलग से स्पेशल वंदे भारत है। शायद ये देश की पहली ट्रेन है जो इतनी कम डिस्टेंस कवर करेगी वंदे भारत। बिल्कुल, ये देश की सबसे कम डिस्टेंस और सबसे कम दूरी करने वाली ये वंदे भारत ट्रेन कहलाएगी, जो कि 185 किलोमीटर मात्र की दूरी भोपाल से इंदौर तय करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तरुण, तमाम सारी जानकारी के लिए। इसके साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।